नमस्कार सभी विद्यार्थियों। बीएससी सेकेंड ईयर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के पेपर 2 के सिलेबस पर विस्तार से बात करने वाले हैं। चलिए इस पूरे सिलेबस को ना एकदम आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़े। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम कोर्स और पेपर का एक छोटा सा परिचय लेंगे। उसके बाद एक एक करके पांचों यूनिट्स को गहराई से समझेंगे। और हाँ, आखिर में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी है और इस पढ़ाई के बाद करियर में क्या क्या रास्ते खुलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसकी रूपरेखा को समझना बहुत जरूरी होता है ना? तो चलिए सबसे पहले इस पेपर की जो बेसिक जानकारी है उस पर एक नज़र डालते हैं। यही जानकारी आपके पूरे साल की पढ़ाई का आधार बनेगी। देखिए, ये बीएससी द्वितीय वर्ष का केमिस्ट्री का पेपर है। ये एक मुख्य पाठ्यक्रम यानी कोर कोर्स है। पेपर का नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, केमी एनर्जेटिक्स एंड फेज इक्विलिब्रिया, जो कि पेपर 2 है। अच्छा, अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से 70 नंबर यूनिवर्सिटी के परीक्षा के होंगे और 30 नंबर सीसीई के। सीसीई मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास में आपकी परफॉर्मेंस, आपके सेशनल टेस्ट्स, असाइनमेंट्स, इन सब पर भी ध्यान देना होगा। तो बस फाइनल एग्जाम ही नहीं, पूरे साल मेहनत करनी है। तो चलिए अब हम अपने सिलेबस की पहली यूनिट शुरू करते हैं। और मैं बता दूं, ये यूनिट बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। ये हमें प्राचीन भारत की रसायन की दुनिया में ले जाएगी और फिर वहां से सीधे आज के मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिद्धांतों तक लाएगी। तो यूनिट 1, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 2 मुख्य भाग हैं। पहले भाग में हम भारतीय रसायन की ज्ञान परंपरा के बारे में जानेंगे और दूसरे भाग में हम सीधे पीरियोडिक टेबल के दिल में उतरेंगे, यानी डी और एफ ब्लॉक तत्वों के रसायन को समझेंगे। अब देखिए इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। हम नागार्जुन और वाग्भट जैसे महान प्राचीन भारतीय रसायनज्ञों और उनके कामों के बारे में जानेंगे। रस की जो अवधारणा है, जैसे महारस, उपरस, इनके बारे में भी एक शुरुआती जानकारी लेंगे। इसके बाद शुरू होगी मॉडर्न केमिस्ट्री। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, उनके सामान्य गुण जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके रंगीन होने का कारण, उनके चुंबकीय गुण, ये सब पढ़ेंगे। फिर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर आएंगे, जिसमें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स शामिल हैं। और यहीं पर एक बहुत बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आएगा, लैंथेनाइड संकुचन। इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। तो सवाल उठता है कि ये लैंथेनाइड संकुचन आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझते हैं। जब हम लैंथेनाइड सीरीज में बाएं से दाएं जाते हैं, तो परमाणु का आकार यानी एटॉमिक रेडियस धीरे धीरे कम होना चाहिए। लेकिन होता यह है कि ये उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो न्यूक्लियस के चार्ज को ठीक से शील्ड नहीं कर पाते, मतलब उसका बचाव नहीं कर पाते। इस वजह से न्यूक्लियस का खिंचाव बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ जाता है और एटम सिकुड़ जाता है। और ये जो छोटा सा बदलाव है ना, ये आगे आने वाले एलिमेंट्स के गुणों पर बहुत गहरा असर डालता है। इसीलिए इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो यूनिट 1 में हमने डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जान लिया। अब सवाल ये है कि ये एलिमेंट्स करते क्या हैं? इनकी सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ही जटिल, बहुत ही सुंदर यौगिक बनाते हैं। और इन्हीं यौगिकों का अध्ययन हमें ले जाता है हमारी यूनिट 2 में, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये पूरी यूनिट इसी बात पर फोकस करती है कि कैसे एक सेंट्रल मेटल आयन यानी धातु आयन अपने चारों तरफ लिगैंड्स को जोड़कर एक जटिल संरचना बनाता है। इसी को हम समन्वय यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। आपको शायद पता न हो, लेकिन हीमोग्लोबिन से लेकर क्लोरोफिल तक और कई दवाइयों में ये कंपाउंड्स बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को समझने के लिए समय के साथ कई थ्योरीज विकसित हुई। हम एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगी वर्नर की थ्योरी, जिसने सबसे पहले इन कॉम्प्लेक्स की संरचना का आइडिया दिया। उसके बाद हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी पढ़ेंगे, जो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से बॉन्डिंग समझाती है। फिर आएगी क्रिस्टल फिल थ्योरी यानी सीएफटी, जो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग पर फोकस करती है और इन कंपाउंड्स के रंग और चुंबकीय गुणों को बहुत अच्छे से समझाती है। और आखिर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का भी एक क्वालिटेटिव आइडिया लेंगे। इस यूनिट का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आइसोमेरिज्म यानी समावयवता। इसका मतलब क्या है? मतलब केमिकल फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन कंपाउंड्स अलग अलग हैं। ये 2 तरह के होते हैं।
पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें एटम्स के जुड़ने का तरीका, उनकी कनेक्टिविटी ही अलग होती है। और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें कनेक्टिविटी तो सेम होती है लेकिन स्पेस में उनका 3D अरेंजमेंट अलग-अलग होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे दोनों हाथ एक दूसरे की मिरर इमेज तो हैं, पर एक दूसरे पर पूरी तरह फिट नहीं होते। तो अब तक हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अणुओं की संरचना और उनके बनने के तरीकों को देखा। अब हम केमिस्ट्री का गियर बदलते हैं और एक बिल्कुल नए पहलू पर चलते हैं, ऊर्जा और परिवर्तन। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री की दुनिया में। यूनिट 3 है थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकी। अब ये क्या है? ये विज्ञान की वो शाखा है जो ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य के बीच के संबंध का अध्ययन करती है। सबसे बड़ा सवाल जो ये हल करती है वो ये है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अपने आप होगी या नहीं होगी, उसकी दिशा क्या होगी। इन सब सवालों का जवाब हमें थर्मोडायनामिक्स से मिलता है। थर्मोडायनामिक्स कुछ बहुत ही बुनियादी नियमों पर आधारित है। पहला नियम, जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, हमें हीट Q, वर्क W, इंटरनल एनर्जी U और एंथैल्पी H जैसे कॉन्सेप्ट से मिलवाता है। दूसरा नियम एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट लाता है, एंट्रोपी S, जो किसी सिस्टम की रैंडमनेस या अव्यवस्था को मापता है। इसी से पता चलता है कि कोई प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं। फिर आता है गिब्स फ्री एनर्जी G का कॉन्सेप्ट, जो एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों को जोड़ता है और किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी का सबसे सटीक पैमाना है। और अंत में हम थर्मोडायनामिक्स के तीसरे नियम को भी समझेंगे। थर्मोडायनामिक्स में ऊर्जा के प्रवाह को समझने के बाद अब यूनिट 4 में हम एक खास तरह की ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा एक दूसरे में कैसे बदलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन की। हमारे फ़ोन की बैटरी से लेकर कार की बैटरी तक सब कुछ इसी के सिद्धांतों पर काम करता है। इस यूनिट में हम बहुत सी बातें सीखेंगे, जैसे कि मेटल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में बिजली का चालन कैसे होता है। हम कोलराउश के नियम और उसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। डिबाय-हुकेल-ऑन-सागर थ्योरी जैसे कुछ एडवांस टॉपिक्स भी हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा 2 टॉपिक्स पर विशेष ध्यान देना है। पहला नॉन्स्ट इक्वेशन और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये दोनों इस यूनिट की आत्मा हैं और इनसे सवाल जरूर बनते हैं। चलिए, अब हम अपनी आखिरी थ्योरी यूनिट यानी यूनिट 5 पर पहुंच गए हैं। इसका नाम है फेज इक्विलिब्रियम या प्रावस्था साम्य। ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर है बहुत ही प्रैक्टिकल। ये हमें बस ये बताता है कि किन खास परिस्थितियों में, मतलब किस तापमान और दबाव पर किसी पदार्थ की अलग-अलग अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, पानी और भाप एक साथ संतुलन में मौजूद रह सकती हैं। तो इस यूनिट का पूरा फोकस इसी पर है, फेज इक्विलिब्रियम, मतलब एक ऐसा सिस्टम समझना जिसमें एक से ज्यादा फेज या प्रावस्थाएं हैं और वो आपस में इक्विलिब्रियम में हैं। पानी का उदाहरण सबसे अच्छा है। सोचिए एक ऐसा पॉइंट जहां बर्फ, पानी और भाप तीनों एक साथ मौजूद हों। इस चीज को समझने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। सबसे पहला है गिब्स फेज रूल। हम फेज, कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। फिर हम बनाना सीखेंगे फेज डायग्राम्स। ये डायग्राम्स एक तरह के मैप होते हैं जो बताते हैं कि अलग-अलग तापमान और दबाव पर कोई सिस्टम किस फेज में होगा। हम पानी और सल्फर जैसे एक घटक सिस्टम के लिए और लेड सिल्वर जैसे 2 घटक सिस्टम के लिए भी फेज डायग्राम्स पढ़ेंगे। और हाँ, साथ में हम राउल्ट्स लॉ को भी कवर करेंगे। तो ये थी हमारी 5 यूनिट्स। उम्मीद है अब सिलेबस का एक पूरा खाका दिमाग में बन गया होगा। अब अगला और शायद सबसे ज़रूरी सवाल कि इन सब टॉपिक्स को पढ़ना कहाँ से है? तो चलिए अब कुछ ज़रूरी किताबों और संसाधनों पर नज़र डालते हैं। ये कुछ मुख्य टेक्स्ट बुक्स हैं जो आपके सिलेबस में भी दी गई हैं। देखिए, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बरियार और गोयल की किताब काफ़ी अच्छी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए J.D. ली एक स्टैंडर्ड बुक है, इसे ज़रूर कंसल्ट करें। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पुरी, शर्मा और पठानिया की जो किताब है वो कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। कोशिश करें कि इनमें से कम 1-2 किताबें आपके पास ज़रूर हों। अच्छा, टेक्स्ट बुक्स के अलावा कुछ रेफरेंस बुक्स भी होती हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो किसी टॉपिक को और ज़्यादा गहराई से समझना चाहते हैं या जो आगे चलकर रिसर्च में जाना चाहते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक के लिए हुई की किताब, ये प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से समझाती है।
और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बैरो या फिर ग्लॉसस्टोन की किताबें, ये क्लासिक्स मानी जाती हैं। तो हमने सिलेबस देख लिया, किताबें देख ली। अब एक आखिरी सवाल कि ये सब पढ़ने के बाद होगा क्या? ये ज्ञान हमें भविष्य में कहाँ ले जाएगा? चलिए अब केमिस्ट्री में करियर के कुछ शानदार रास्तों पर बात करते हैं। ये सवाल अक्सर मन में आता है ना, कि बीएससी केमिस्ट्री के बाद क्या? तो इसका जवाब ये है कि ये डिग्री आपके लिए अनगिनत दरवाजे खोलती है। जानते हैं, केमिस्ट्री को अक्सर सेंट्रल साइंस यानी केंद्रीय विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ये फिजिक्स, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस सबको आपस में जोड़ती है। देखिए, आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जा सकते हैं, जहां पॉलीमर, पेंट जैसी चीजें बनती हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यानी दवा बनाने वाली कंपनियों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है। आप नई नई चीजें, नए मटेरियल्स बनाने वाली मटेरियल साइंस की फील्ड में जा सकते हैं। हर इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल और एश्योरेंस के लिए केमिस्ट की ज़रूरत होती है। और अगर पढ़ाने का शौक है तो आप एकेडमिक्स और रिसर्च में जा सकते हैं। एमएससी और पीएचडी करके प्रोफेसर बन सकते हैं। और हाँ, सरकारी क्षेत्र में भी मौके हैं, जैसे फॉरेंसिक लैब्स में या फिर पर्यावरण संरक्षण एजेंसियों में। तो ये था बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पेपर 2 का एक विस्तृत रोड मैप। उम्मीद है कि इस पूरे विश्लेषण के बाद सिलेबस को लेकर एक स्पष्टता आई होगी और तैयारी करने में मदद मिलेगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, केमिस्ट्री सिर्फ किताबों के रिएक्शन और फॉर्मूले तक सीमित नहीं है, ये हमारी चारों ओर की दुनिया को समझने का एक नजरिया है। आप सभी को सीखने और खोज के इस सफल वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।